हेलो नमस्कार। मैं मुकेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये सवाल जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये सवाल मैंने आपको पीडब्ल्यू में दिया था, ठीक है, प्लेनेट वर्क में। तो आपने किया या नहीं किया? इस सवाल में थोड़ी सी हमारी मिस प्रिंटिंग क्या थी वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। जिस सवाल पर इनाम था उसी में मिस प्रिंटिंग थी, ठीक है। इस सवाल में दिया हुआ था कि त्रिभुज ए बी सी आपको दिया गया है, जिसके अंदर डी ई और ये जी एफ और बी सी तीनों आपस में क्या है, समांतर है। और जो ये ई एफ है इस बी जी के क्या है, समांतर है। इतना सा सवाल में दिया हुआ है। और त्रिभुज ई एफ जी त्रिभुज बी जी सी का जो एरिया है उनका रेशियो हमें इस सवाल में पूछा था। अब इस सवाल में मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई जो मिस प्रिंटिंग की सवाल में, वो था कि जो डी है ये डी मिड पॉइंट है, ठीक है। ये डी इसमें ये बोला था कि ए एफ का क्या है, मिड पॉइंट है। तो आप इसमें ऐड कर लो ये बात, ये भी दी हुई है सवाल में कि जो डी है ये ए एफ का मिड पॉइंट है। सवाल में ये चीज़ भी दी हुई है, तो आप इसको भी ऐड कर लो, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। और ये आपसे एरिया पूछा है। तो इतना सा हमारा मिस प्रिंटिंग था ये सवाल, जो मैंने यहाँ पे सही कर दिया है। अब इस सवाल को आप करने की कोशिश की होगी आपने, लेकिन नहीं हुआ होगा क्योंकि ये सवाल मिस प्रिंटिंग था, ठीक है। पिछले वाले वीडियो में मैंने ये सवाल आपको पीडब्ल्यू में दिया था। तो चलो देखो मैं बताता हूँ इसका, इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज में आने वाले हैं वो पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखो क्या कॉन्सेप्ट काम में आएंगे इसमें। इसमें हमारे दो कॉन्सेप्ट काम में आएंगे। पहले तो ये कि कोई एरिया है, कोई त्रिभुज है ए बी सी, और अगर इससे मैं मीडियन खींच दूँ, मीडियन का मतलब माध्यिका, तो ये माध्यिका जो खींची जाती है ये इस त्रिभुज को दो बराबर एरिया वाले पार्ट में बांटती है। अगर इस त्रिभुज का एरिया 1 है तो इसका भी कितना होगा, 1 होगा। अगर इसका 10 है तो इसका भी 10, इसका 1000 है तो इसका भी 1000। कहने का मतलब कि जो मीडियन होती है ये बराबर एरिया वाले पार्ट में डिवाइड करती है त्रिभुज को, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमारा काम में आएगा, मीडियन वाला। और एक कॉन्सेप्ट मैंने पहले आपको सिद्ध करवा दिया, कौन सा, कि अगर ये त्रिभुज आपको दिया गया है, इस त्रिभुज में अगर मैं यहाँ पर इसके बी सी के समांतर, ये त्रिभुज ए बी सी है, अगर बी सी के समांतर मैं डी ई कोई लाइन खींच दूँ, और डी अगर मेरा मिड पॉइंट है, डी अगर मिड पॉइंट है और इस डी से बी सी के समांतर कोई लाइन खींची जाए, तो जहाँ पर ये कट करती है वो ई भी क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। ये मैंने आपको सिद्ध करके भी बताई थी बात, ठीक है। पीछे अगर आपने वीडियो मेरे सारे देखे हैं तो ये बात मैंने बता चुकी है, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो मीडियन वाला, और दूसरा कॉन्सेप्ट ये मिड पॉइंट वाला। मिड पॉइंट से अगर बीसी के समांतर या बेस के समांतर कोई लाइन खींची जाती है तो वो क्या करती है, सामने मिड पॉइंट पे कट करती है। इतनी सी बात। अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर दो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सवाल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी क्या है, हलवा सवाल है। क्या है, बिल्कुल ही हलवा सवाल। देखना, अब आप त्रिभुज इसके अंदर देखो, ए एफ जी के अंदर देखो। कौन से त्रिभुज के अंदर, ए एफ जी। इस त्रिभुज के अंदर देखने पे आपको क्या मिल रहा है कि डी क्या है, मिड पॉइंट है। ये डी क्या है, मिड पॉइंट है। त्रिभुज ए एफ जी और डी क्या है, मिड पॉइंट है। अब इस डी से अगर मैं इस एफ जी के समांतर लाइन खींचूं तो ये क्या होगी, सामने वाले बिंदु पे कट करेगी, वो भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो कहने का मतलब जो ई है ये इस ए जी का क्या है, मिड पॉइंट है। बात समझ में आई? अरे मैंने ये नीचे वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है, देखो ये वाला कॉन्सेप्ट यही यूज किया है। इसका मतलब कि ई भी क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब आप इसमें देखो ए एफ ई, इसके अंदर ए एफ ई, इस वाले त्रिभुज में देखो, इसको भी आप थोड़ा सा गहरा कर दो। मैं इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, ए एफ ई। इसमें क्या है कि अगर मैं यहाँ से सामने वाली भुजा पे अगर खींचूँ कोई भी लाइन और ये डी मिड पॉइंट है, तो कहने का मतलब कि ये डी ई क्या है, मीडियन है। भाई मीडियन होती है वो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो डी मिड पॉइंट है, इसका मतलब डी ई क्या है, मीडियन है। मीडियन का मतलब माध्यिका। तो कहने का मतलब अगर इसका एरिया 1 है तो इसका भी एरिया कितना होगा, 1 होगा। भाई दोनों का बराबर ही होगा, आप 1 1 मान लो चाहे 10 10 मान लो, दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर ही होगा। अब आगे देखना, अब इस त्रिभुज के अंदर देखो, ए एफ जी के अंदर, ध्यान से सुनना, ए एफ जी के अंदर, इस त्रिभुज के अंदर
अगर मैं इस F से इस E पे लाइन मिला दूं और E मिड पॉइंट है, तो मेरी जो ये EF है ये क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। इस मीडियन के ऊपर कितना एरिया है, 1 और 1 2, तो इसके नीचे भी कितना एरिया होगा, 2। इसका मतलब यहाँ पर भी एरिया कितना होगा, 2। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब आप इसमें देखो A B G के अंदर देखो, कौन से में A B और G, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये वाला त्रिभुज देखो A B G, इस वाले त्रिभुज में देखने पर मुझे क्या मिल रहा है कि E मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट से अगर इस BG के समांतर कोई लाइन खींचूँ मैं EF, ये समांतर लाइन है दोनों। ठीक है, सवाल में दिया है अगर इस E मिड पॉइंट से मैं इस BG के समांतर कोई लाइन खींचूँ तो वो भी मिड पॉइंट पे कट करेगी। इसका मतलब ये F क्या है, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, इस A B का मिड पॉइंट है। वैसे ये छोटा लग रहा है लेकिन क्या दिया हुआ है सवाल में, मिड पॉइंट है। सॉरी, सवाल में तो नहीं दिया लेकिन हमारा क्या आया, मिड पॉइंट आया। चित्र एकदम वैसे कैलकुलेशन से मैप करके नहीं बनाया हुआ है, एकदम ऐसे समझाने के लिए आपको सिद्ध करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस AB का क्या है, ये F मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो अगर इस मिड पॉइंट से मैं सामने वाली भुजा पे ऐसे, तो ये एक मेरी क्या हो जाएगी, मुझे बताओ, ये वाली लाइन इस पूरे त्रिभुज में देखना A B G के अंदर, तो ये अगर मिड पॉइंट है तो जो ये BG है ये क्या हो जाएगी, मीडियन। मीडियन का मतलब माध्यिका। अगर ये माध्यिका हो गई तो माध्यिका के ऊपर एरिया कितना है, 2 3 4, ऊपर 4 है तो इसके नीचे भी कितना होगा, 4, मतलब ये एरिया कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब आप इसमें देखो कौन से त्रिभुज में, अब आप इसमें देखो A B G के अंदर देखो, सॉरी A B G में तो क्या देखोगे, पूरे में देखो आप A B C, A B C में क्या है, अगर एरिया अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया ये 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 4 8, तो इसके नीचे एरिया भी कितना होगा, 8 होगा। अब ये 8 हुआ कैसे, अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इस FG को BC के समांतर है, BC के क्या है, समांतर, और F क्या है, मिड पॉइंट है, तो इस मिड पॉइंट से अगर मैं ये सामने इस BC के समांतर कोई लाइन खींचूंगा तो वो भी मिड पॉइंट पे कट करेगी। इसका मतलब ये G भी क्या है, मिड पॉइंट है, ये G भी क्या है, मिड पॉइंट है। अगर G मिड पॉइंट हो गया तो ये जो BG है, ये BG ये क्या हो जाएगी, मीडियन, बाय मीडियन हो जाएगी। तो मीडियन के ऊपर एरिया कितना है, 8, तो नीचे भी कितना होगा, 8, दोनों साइड क्या होता है, एरिया बराबर बराबर। अब हमारे पास में सारे एरिया आ गए, सारे एरिया आ गए, तो आपको पूछा कौन सा है त्रिभुज, EFG। देखो EFG कहाँ है, EFG इसका कितना है, 2, तो भाई इसका 2 बट्टा त्रिभुज BGC इसका कितना है, 8, तो ये आएगा 8, तो कितना आ गया, 1/4, और 1/4 इस सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैंने बड़े आराम से समझाया है, कोई जल्दबाजी नहीं की है। अगर कहीं पर भी कोई तकलीफ़ है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ जाएं। अब हम आगे क्या शुरू करने वाले हैं, हम शुरू करने वाले हैं टाइप ऑफ ट्राइंगल्स। तो आप हेडिंग लगा लो टाइप ऑफ ट्राइंगल्स। तो चलो शुरू करते हैं टाइप ऑफ ट्राइंगल्स। टाइप ऑफ ट्राइंगल्स की क्या कहानी होती है, आप हेडिंग लगाओ टाइप ऑफ ट्राइंगल्स। तो भाई ट्राइंगल्स कितने प्रकार के होते हैं, ट्राइंगल्स कितने प्रकार के होते हैं, मेरी नज़र में तो वैसे 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला होता है बेस्ड ऑन साइड्स, मतलब भुजाओं के आधार पर। दूसरा होता है बेस्ड ऑन साइड्स, हो गया एंगल्स, कोणों के आधार पर। तो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो किसके ऊपर, भुजाओं के आधार पर, एक होता है कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर कितने होते हैं, भुजाओं के आधार पर होते हैं 3, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला मैं ले लेता हूँ स्किलेन ट्राइंगल। स्किलेन ट्राइंगल इसका मतलब होता है विषमबाहु त्रिभुज। क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, दूसरा हम ले लेते हैं आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल इसका मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या मतलब होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तीसरा कौन सा हो जाएगा, इक्विलेटरल। तीसरा हो जाएगा इक्विलेटरल
ट्राइंगल जिसको हम हिंदी में बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। ये बाहु कितना पुराना सा लग रहा है, बाहु जैसे यहाँ कोई रामायण चल रही हो, बाहु। चलो छोड़ो इसको आप। स्क्लीन ट्राइंगल हो गया, आइसोसेल्स ट्राइंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन एंगल्स। तो इसमें भी 3 होते हैं। पहला होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब न्यून कोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल यहाँ पे आगे आपको दिख रहा है क्या? चलो दिख रहा है, ठीक है। एक्यूट एंगल क्लियर दिख रहा है, चलो ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। तीसरा कौन सा होता है? ये होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब अधिक कोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल होता है न्यून कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से अधिक हो। राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसका एक एंगल कौन सा हो? 90 डिग्री हो। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है जिसका एक कोण क्या हो? अधिक कोण हो। अधिक कोण का मतलब 90 डिग्री से अधिक हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं विषमबाहु त्रिभुज की। और विषमबाहु त्रिभुज पे हमने अभी तक जितने भी सवाल किए ट्राइंगल के ऊपर, वो सारे के सारे किसके ऊपर थे? वो भाई विषमबाहु त्रिभुज के ऊपर ही डिपेंड थे, ठीक है। हमने इसमें कोई भी वो यूज में नहीं लिया। तो आप पहली हेडिंग इसमें लगाओ, पहली हेडिंग लगाओ विषमबाहु त्रिभुज। कौन सी हेडिंग लगाओ? विषमबाहु त्रिभुज। लगा ली भाई सबने हेडिंग? चलो मैं भी लगा देता हूँ। देखो विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि जिसकी सारी भुजाएं और सभी कोण क्या हो? अलग अलग हो। ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर अनइक्वल। क्या हो? अनइक्वल हो। अनइक्वल का मतलब असमान हो, ना तो उसकी भुजाएं बराबर हो ना कोण बराबर हो, कुछ बराबर नहीं है, सब अलग अलग है, ठीक है। अब हम इस पर एक बढ़िया सा सवाल लेते हैं, उससे मैं आपको समझाता हूँ विषमबाहु त्रिभुज। चलो देखो बढ़िया सा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है और देखना मज़ा आएगा इस सवाल को करके आपको, ठीक है। मज़ा नहीं आया ना तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देना कि सर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, बकवास सवाल था। मेरी गारंटी इस सवाल में आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो आप मज़ा लेने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए सवाल क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है इन त्रिभुज PQR। भाई अगर आपको कोई त्रिभुज PQR दिया जाता है, उसमें A इज़ द मिड पॉइंट। A क्या है? मध्य बिंदु है। भाई किसका मध्य बिंदु है? ऑफ साइड PQ। जो भुजा PQ है उसका मध्य बिंदु कौन है? A है। चलो जी भाई ठीक है, आगे देखो। देयर इज एनी पॉइंट M ऑन साइड QR। ये बोल रहा है QR के ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट M है, ठीक है जी, M है। आगे क्या बोला है? ए लाइन RN इज ड्रॉन। एक लाइन खींची जाती है RN पैरेलल टू AM। किसके समांतर खींची जाती है? AM के समांतर। विच इंटरसेक्ट PQ एट N। जो कि PQ को कहाँ पर कट करती है? N पे कट करती है। वेरी गुड। आगे सवाल में दिया है इफ़ द एरिया ऑफ त्रिभुज PQR इज 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो PQR का जो एरिया है वो सवाल में दे रखा है 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछा है त्रिभुज NQM का एरिया। तो चलो जी भाई इसका पहले तो हम डायग्राम बनाते। देखो डायग्राम, तो सबसे पहले मैंने बनाया ये त्रिभुज PQR। ये बना लिया त्रिभुज PQR। थोड़ा सा आड़ा बन गया है, चलो टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। PQR, ठीक है, PQR हो गया। अब सवाल में बोला है कि देखो A इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड PQ। तो जो PQ है इसके ऊपर A कोई बिंदु है जो कि क्या है? मध्य बिंदु है। इस PQ का क्या है? मध्य बिंदु है कौन? A। चलो जी भाई ये हो गया। आगे बोला है एनी पॉइंट M ऑन साइड QR। इस QR के ऊपर कोई बिंदु M है, मान लेता हूँ यहाँ पर M है, ठीक है, ये M है। चलो जी M है। फिर आगे बोला है ए लाइन RN इज ड्रॉन। RN खींची जाती है। RN, N कहाँ पर है भाई? आगे देखो, पैरेलल टू AM। अच्छा AM के पैरेलल, तो AM को मिला दो आप, ये हो गई हमारी AM। अब इसके समांतर कोई रेखा RN खींची जाती है। चलो जी भाई RN खींच दी, ये R हो गया और ये N हो गया, ठीक है। इसमें आगे बोला है इंटरसेक्ट PQ एट N। तो PQ को N पे कट करती है RN, ठीक है। इफ़ द एरिया ऑफ त्रिभुज PQR इज 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। PQR पूरे का एरिया कितना है? 17 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। त्रिभुज NQM का एरिया, तो NQM ये दे रखा है। अब मुझे ये बताओ NQM का एरिया आपको निकालना है। भाई ये अगर मिड पॉइंट दे रखा है तो मिड पॉइंट किस लिए दिया जाता है भाई? कोई माध्यिका बनेगी ताकि आपके वो काम आ जाएगी।
भाई माध्यिका तो बनेगी। अब माध्यिका कैसे बनेगी, तो अगर मैं आर को इससे मिला दूं, देखना अगर मैं इसको मिला दूं, इसको टच कर दूं, तो जो ये आर ए है, ये ए आर है, ये क्या हो जाएगी, मेरी माध्यिका हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, ये ए आर क्या हो जाएगी, मेरी माध्यिका हो जाएगी। ठीक है। अब हमें इसमें क्या पूछा जा रहा है, त्रिभुज एन क्यू एम का एरिया। तो पहले देखो त्रिभुज एन क्यू एम है कहाँ पर, तो देखो एन ये रहा, क्यू ये रहा, एम ये रहा। भाई एन क्यू एम, इससे कोई त्रिभुज बन रहा है क्या, कोई भी त्रिभुज नहीं बन रहा है। इसका मतलब मुझे इस एन और एम को भी मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस एन और एम को भी मिला देते हैं। देखो ये मैंने मिला दिया, ये भाई सीधी लाइन है, ध्यान रखना यहाँ पे थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, तो आप इतना तो समझदार है। ठीक है, तो ये हमारे पास में त्रिभुज क्या आ गया, एन क्यू और एम। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये दोनों समांतर लाइन से ना, ए एम और ये आर एन समांतर है। देखो सवाल में बोला है ए लाइन आर एन इज ड्रॉन पैरेलल टू ए एम, मतलब ये जो आर एन है ये इस ए एम के समांतर है, और समांतर के बीच में दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो इसमें हमें क्या दिमाग लगाना है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट काम में आएगा, मैं आपको बता देता हूँ क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो अगर मेरे पास में दो लाइन पैरेलल है, पैरेलल का मतलब ये पी लाइन है, ये क्यू लाइन है, दोनों समांतर है, पी समांतर क्यू। ठीक है, दोनों लाइन के आपस में समांतर है। चलो इसको एस कर लो, इसको आर कर लो। जो पी एस लाइन है वो क्यू आर के क्या है, समांतर है, दोनों आपस में समांतर है। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं, सवाल में जो लगने वाला है ध्यान से समझना। पी एस क्या है, क्यू आर के समांतर है, पैरेलल है। अब मुझे बताओ, यहाँ पर मैंने छोटा सा टुकड़ा ले लिया, वो टुकड़ा लिया मैंने ए और बी, इस ए बी को मैंने आधार मान लिया। ठीक है, ए बी को आधार मानते हुए मैं एक त्रिभुज बना रहा हूँ, यहाँ पर एक त्रिभुज बना दिया, ए और ये त्रिभुज बन गया। ठीक है, अब इसी ए बी को आधार मानते हुए मैं दूसरा त्रिभुज बना रहा हूँ, ये वाला त्रिभुज, इसका आधार भी ए बी है। यहाँ पे मैं दूसरा त्रिभुज बना दूँ, इसका आधार भी क्या है, ए बी है, सभी का आधार क्या है, ए बी। और यहाँ पर मैं एक और त्रिभुज बना दूँ, ये लो भाई, इसका भी क्या है, आधार ए बी। मतलब ए बी को आधार मानते हुए मैं जितने भी त्रिभुज बनाऊंगा इस पैरेलल लाइन के बीच में, वो क्या होंगे, उनका एरिया बराबर होगा। उनका एरिया बराबर क्यों होगा, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो एरिया डिपेंड किस पे करता है, एरिया बराबर होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 तो कोस्टेंट है, उसको तो हटा दो, और बेस पे डिपेंड करता है। तो बेस क्या है, सबका ए बी है भाई, सबका बेस क्या है, ए बी है, तो समान है। ठीक है, और रही बात हाइट की, तो हाइट क्या है, सबकी समान है। देखो हाइट ये वाली तो होती है, ये वाली हाइट सबकी क्या है, एच समान है। पैरेलल लाइन के बीच में जो भी त्रिभुज बनेंगे एक ही आधार को मानते हुए उन सब का एरिया क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो ए बी को आधार मानते हुए 4 त्रिभुज बनाए हैं ना मैंने, इनके एरिया आपस में क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। अगर ये बराबर है तो बस हमारा सवाल हो गया। अब देखो सवाल में मैं ये कॉन्सेप्ट लगाने जा रहा हूँ, और ढंग से समझना, आराम से समझना। देखो ए एम और ये आर एन, ये क्या है, समांतर है, ये समांतर है, तो मैं ए एम को आधार मान लेता हूँ। ए एम को क्या मान लेता हूँ, आधार। ठीक है, ए एम को मैं आधार मानता हूँ, तो मेरे पास में दो आएंगे, ए एम को आधार मानते हुए दो त्रिभुज बनेंगे। कौन कौन सा, ए एम और एन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए एम एन का जो एरिया है बराबर है ए एम एन। दूसरा ए एम को आधार मानते हुए बनेगा ए एम आर। कौन सा बनेगा, ए एम आर, भाई यही तो बनेगा। तो ये किसके बराबर है, ए एम आर। तो इन दोनों त्रिभुजों का एरिया क्या आपस में बराबर है। ठीक है, अब मुझे निकालना है एन क्यू एम का एरिया। तो देखो एन क्यू एम को मैं क्या लिख सकता हूँ, एन क्यू एम। इस एन क्यू एम का एरिया निकालना है, एन क्यू एम, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए क्यू एम का एरिया प्लस ए एम एन का एरिया। तो क्या क्या लिख सकता हूँ, ए क्यू एम प्लस बड़े वाले का हो गया ए एम एन का एरिया, ये हो जाएगा ए एम एन का एरिया। इतना लिख सकता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। इस ए क्यू एम को तो मैं ऐसा का ऐसा ही पढ़ा रहने देता हूँ, ए क्यू एम प्लस इस ए एम एन को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एम आर के बराबर है, तो इसको लिख दो ए एम आर। ठीक है, लिख दिया। अब इस ए क्यू एम और ए एम आर को जोड़ने पर कौन सा बनेगा,
ए क्यू एम मतलब ये वाला, ए एम आर मतलब ये वाला। तो इसको और इस बड़े वाले को जोड़ने पे क्या बनेगा, ए क्यू आर बनेगा, ए क्यू आर यही तो बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एन क्यू एम का एरिया किसके बराबर आएगा, ए क्यू आर के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, ए क्यू आर के बराबर। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, सवाल सोल्व हो गया। वो कैसे हो गया, देखो छोटा सा त्रिभुज बना के यहीं पे समझा रहा हूँ। देखो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है भाई ए बी सी। ठीक है, ओ सॉरी पी क्यू आर है क्या, पी क्यू और ये वाला पॉइंट आर, यही त्रिभुज बना के मैं यहीं पर समझा रहा हूँ। पी क्यू आर है और सामने वाले पॉइंट पे इससे माध्यिका खींची हुआ है ए। ठीक है, जो माध्यिका होती है वो पूरे त्रिभुज को दो बराबर भाग वाले एरिया में बांटती है। तो मुझे बताओ ए क्यू आर का एरिया अगर एक है तो इसका भी एरिया क्या होगा, एक होगा। मतलब पूरे त्रिभुज का एरिया कितना आ गया, दो आ गया। पूरे त्रिभुज का एरिया दो, और पूरे त्रिभुज का हमें क्या दे रखा है, सवाल में 17 दे रखा है। सवाल में क्या दे रखा है, पी क्यू आर का एरिया 17। तो मुझे इसका निकालना है, तो 17 का क्या कर दो, आधा कर दो, मतलब 8.5 इसका हो जाएगा, 8.5 इसका, दो बराबर भागों में बट जाएगा। भाई ये ए आर क्या है, माध्यिका है ना, तो दो बराबर भागों में बांट देगा। इसका मतलब एन क्यू एम का एरिया क्या आ जाएगा, 1/2 पी क्यू आर, और मेरे पास में पी क्यू आर का मान कितना दे रखा है, 17। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा 17, और 17 का आधा हो जाएगा 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही सवाल का क्या है, आंसर है। ठीक है, अरे भाई ये सवाल हमने किया था विषमबाहु त्रिभुज पे। ये सवाल क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है, इसमें कुछ भी बराबर नहीं था, कोई साइड बराबर नहीं थी, ना कुछ और बराबर था, कुछ भी बराबर नहीं था। हमने किस पे किया ये सवाल, विषमबाहु त्रिभुज में। ठीक है, अब हम बात करते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल, उसमें क्या होता है। तो चलो आप हेडिंग लगाओ, दूसरा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेल्स ट्रायंगल। अब देखो आइसोसेल्स ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है टू साइड्स मतलब दो भुजाएं, एंड टू एंगल्स आर इक्वल। दो भुजाएं और दो कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब इसका त्रिभुज बनाते हैं। देखो कैसा त्रिभुज बनेगा, तो इसका ऐसा त्रिभुज बनेगा, ये हमारा त्रिभुज बन गया ए बी सी और डी। अगर डी एंगल बाइसेक्टर है तो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा, और ये कोण 90 डिग्री भी होगा, परपेंडिकुलर भी होगा। ठीक है, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, बराबर है, मतलब ए बी बराबर ए सी, मतलब दो भुजाएं आपस में बराबर हो गई। और दो एंगल, इनके जो भुजाओं के सामने वाले एंगल है, एंगल बी बराबर एंगल सी, ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर। ये आइसोसेल्स ट्रायंगल की बस इतनी सी कहानी है। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट है जो थ्योरी के रूप में कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वैसे आज तक नहीं पूछा गया है, लेकिन मेरा आइडिया है कभी पूछ लिया जाएगा। तो देखो इसमें क्या होता है, समझने के लिए भी आप देख सकते हो। ये ए डी क्या है मुझे बताओ, ये ए डी पहली बात तो एंगल बाइसेक्टर है। क्या है, एंगल बाइसेक्टर। चलो जी एंगल बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, अब एंगल बाइसेक्टर से मुझे बताओ कौन सा सेंटर बनता है। मैंने आपको सारे सेंटर पढ़ाए थे, इन सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सारे पढ़ाए थे। तो एंगल बाइसेक्टर से कौन सा सेंटर बनता है, ये बनता है इन सेंटर बनता है। ठीक है, अब ए डी क्या है मुझे बताओ, ए डी एंगल बाइसेक्टर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए डी मीडियन भी है, क्यों, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट रही है, इस बी सी को, बी डी और सी डी। इसका मतलब ए डी क्या है, मीडियन है। ये ए डी हमारी होगी मीडियन। चलो जी भाई ये मीडियन है, तो मीडियन से कौन सा सेंटर बनता है, ये बनता है सेंट्रोइड बनता है। ठीक है, और ए डी और क्या हो सकती है, देखो ए डी सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट रही है, मतलब बाइसेक्टर है, और ये 90 डिग्री भी है। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये ए डी हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। क्या है ये, ए डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से कौन सा वो बनता है, सेंटर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से कौन सा सेंटर बनता है, सरकम सेंटर बनता है। कौन सा बनता है, सरकम सेंटर। तो ये हमारा हो गया सरकम सेंटर। ठीक है, और जो ये ए डी है, अगर ये 90 डिग्री पे यहाँ पे 90 डिग्री बना रही है, तो इसका मतलब ये एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट है। इस त्रिभुज की हाइट भी कौन है, वो भी ए डी है।
इस त्रिभुज की हाइट 80 है, तो हाइट से कौन सा वो बनता है सेंटर, ऑर्थो सेंटर। कौन सा सेंटर बनता है, लंब केंद्र बनता है, ऑर्थो सेंटर। तो कहने का मतलब कि इस एडी के ऊपर सारे सेंटर है। देखो इन सेंटर भी है, सेंट्रोइड भी है, सरकम सेंटर भी है और ऑर्थो सेंटर भी है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एडी के ऊपर सारे सेंटर है, सभी सेंटर उपस्थित है यहाँ पर, क्या अवेलेबल है। इसका मतलब कि ऑल फोर सेंटर भाई 4 सेंटर हमारे पास में कौन कौन से, इन सेंटर, सेंट्रोइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। तो ये जो चारों सेंटर है, ऑल 4 सेंटर्स आर, यहाँ पे लिख लो ऑल 4 सेंटर्स आर ऑन ए सिंगल लाइन। ये एक सिंगल लाइन के ऊपर स्थित है, ऑन ए सिंगल लाइन। अरे भाई इस मच्छर को क्या चाहिए, अरे यार चलो आप तो आगे देखो। ऑल 4 सेंटर्स आर ऑन ए सिंगल लाइन, एक सिंगल लाइन पर क्या स्थित है। इसका मतलब ये सारे के सारे क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है संरेखीय। क्या होता है, संरेखीय, जो एक ही रेखा पर स्थित हो। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं इसके एरिया की। इसके एरिया की अगर मैं बात करूं तो मुझे बताओ, मैं यहीं पे लिख रहा हूं, इसी त्रिभुज में ले रहा हूं। अगर ये भुजाएं बराबर है तो मैं मान लेता हूं ये भुजा ए है तो ये वाली भी ए है। ठीक है, सामने वाली भुजा अगर पूरी को मैं बी मान लूँ तो ये हाफ हाफ में बांटेगा, ये b/2 और ये भी b/2। और जो ये हाइट है इसको मैं मान लेता हूँ h। ठीक है, और ये क्या है, 90 डिग्री है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से मैं इसका मान निकालूंगा, h का मान। तो मैं इस ADC के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूँ। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर h का स्क्वायर ले रहा हूँ, देखना h का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर ले लिया तो ये लंब का स्क्वायर होगा कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है इसमें, a, मतलब a स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आधार कौन सा, b/2, तो आप इसमें हो जाएगा b²/4। ठीक है, अब h का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, ये मेरा h का मान आ जाएगा a² माइनस b², एलसीएम भी ले लो तो आ जाएगा 4a²/4 का अंडर रूट। ये h का मान आ गया। ठीक है, अब जो एरिया होता है वो क्या होता है, एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। भाई एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट एरिया लिख रहा हूँ, डेल बराबर आएगा 1/2 इंटू बेस कितना है, देखो बेस है पूरा का पूरा b, तो b इंटू हाइट कितनी है, हाइट हमने ये निकाल दी, तो ये आ जाएगा 4a² माइनस b² का अंडर रूट। इस 4 को मैं अंडर रूट से बाहर लूँगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो फाइनली मेरा एरिया कितना आएगा, 2 से 2 गुणा होकर 4 बन जाएगा, 1/4, या इसको आप लिख लो b/4 और यहाँ पे लिख लो 4a² माइनस b²। तो ये मेरा बनेगा एरिया। तो जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसका एरिया क्या होता है, b/4 अंडर रूट के अंदर 4a² माइनस b²। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर यहाँ तक किसी को कोई इश्यू है तो बता सकता है, कमेंट कर दो, फटाफट कमेंट कर दो। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहीं पे दिया जाएगा। दिस इज ए वन स्टॉप सॉल्यूशन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक सवाल ले ले बढ़िया सा, चलो एक सवाल करते हैं ढंग का सा। उसको मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा, पहले तो ट्रिपलेट से बताऊंगा, फिर मैं उसको आपको मेथड से भी करके बताऊंगा। तो देखो सवाल देखो आप, तो देखो ये हमारा सवाल है, बिल्कुल लल्लू सा सवाल है यार, कुछ नहीं इसमें, आप इतना डर क्यों रहे हो। देखो क्या है, इफ़ पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप, जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती है, बाहरी भुजाएं, उन्हें जोड़ना होता है, वही पेरीमीटर होता है। इफ़ पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल का मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। तो चलो बना देते हैं। देखो समद्विबाहु त्रिभुज, ये वाला समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये इसकी हाइट हो गई और ये एंगल बाइसेक्टर, ये सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगा, मतलब ये कि दोनों क्या है, बराबर है। और ये वाली तो वैसे ही बराबर होती है समद्विबाहु त्रिभुज में, और ये जो कोण होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की बस इतनी सी कहानी होती है और कुछ नहीं होता। देखो आगे क्या बोला है, इसका जो पेरीमीटर है, परिमाप है, वो टोटल दे रखा है 64 सेंटीमीटर, मतलब इसकी तीनों भुजाओं को जोड़ने पर कितना आएगा, 64 सेंटीमीटर आएगा। एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट देखो, हाइट तो यही है, मतलब ये 8 सेंटीमीटर है। ये जो हाइट है कितनी, 8 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया, एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपको हाइट तो दे रखी है, बेस मिल जाए तो काम बन जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर आपको बेस मिल जाए तो काम बन जाएगा। तो मुझे बताओ, जैसे कि कुछ ट्रिपलेट होते हैं, ट्रिपलेट का मतलब त्रिक होते हैं जो पाइथागोरस प्रमेय को क्या करे, संतुष्ट करे। एक ट्रिपलेट तो होता है 3 4 5,
दूसरा होता है 5, 12, 13 और एक होता है 8, 15, 17। ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये हमारे क्या है कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने में क्या है भलाई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब हर बार एग्ज़ाम में ये 3 ही आते हैं। ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं है, मेरे हिसाब से ये आपको याद ही होंगे, बस इनका यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक ट्रिपलेट आपको दिख रहा है 8, 15, 17। अब मुझे बताओ, अगर ये वाला 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है, जिसमें 90 डिग्री है मतलब पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, इसमें ट्रिपलेट बनेगा, सीधी सी बात है। तो अगर ये वाली भुजा 8 है तो बाकी 2 भुजाएँ क्या हो जाएगी, 15 और 17। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 15 और यहाँ पे ले रहा हूँ 17। कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे 17 लो और यहाँ पे 15 लो। भाई ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण, और कर्ण होती है सबसे बड़ी भुजा। तो 17 क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। 8 और 15 में से 17 क्या है, सबसे बड़ी भुजा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 17 आएगा। ठीक है, तो 8, 15, 17 हो गया। अगर ये 17 है तो ये वाली भी क्या हो जाएगी, 17 हो जाएगी। अगर ये वाली 15 है तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी, 15। अब एक काम करो, इसका आपको पेरीमीटर निकाल के देखो भाई 64 आ रहा है या नहीं आ रहा। जो मैंने अज्यूम किया है, जो मैंने माना है वो सही है या गलत, वो इसका पेरीमीटर निर्धारित करेगा। तो देखो निकालते हैं, 15, 15, 30, 30 और 17, 17, 34, 34 और 30 को जोड़ो भाई, 17, 17, 34 और 30 को जोड़ो, 64 आएगा। इसका मतलब कि जो मैंने अज्यूम किया है वो बिल्कुल सही है। इसका पेरीमीटर भी 64 दे रखा है सवाल में, तो मैंने जो माना है वो क्या है, बिल्कुल सही है। अब इसका एरिया निकालने में आपको कौन सा जोर आएगा, एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, देखो 15, 15, टोटल बेस कितना है 30, 30 इंटू हाइट कितनी, 8, हाइट है 8। तो 2 से ये कट जाएगा 15 बार, और 15 इंटे कितना होता है 120। तो इसका एरिया आ जाएगा 120। 120 ही हमारा क्या इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है, अरे भाई मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा, बिल्कुल तगड़े मेथड बता रहा हूँ एकदम, आपको बस जान के मज़ा आ जाएगा। बस फीलिंग आनी चाहिए अंदर से फीलिंग आ गई, इसका मतलब आपको मज़ा आ रहा है। तो चलो इसको मेथड से भी बताता हूँ, मेथड से कैसे होगा ये। मेथड के लिए मैं दोबारा से एक बार ट्रायंगल बना देता हूँ। मेथड के लिए हमें कुछ मानना पड़ेगा। अगर ये वाली भुजा ए है तो ये वाली भुजा ए होगी। ठीक है, अगर ये वाली भुजा बी है तो ये वाली भी बी होगी, और ये तो 90 डिग्री है ही। ठीक है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर आपस में, और ये वाली 8 दे रखी है, ये भुजा भी आपस में बराबर है। ये ए है तो ये ए है, ये बी है तो ये भी बी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको पूरी को बी मान लेते हैं और ये b/2 कर देते हैं। भाई ये बट्टा वट्टा हमें अच्छा नहीं लगता, मानना ही है तो कुछ ढंग का ही मान लो ना। इस पूरी भुजा को मैं 2b मान लेता हूँ, जो मेरा बेस है वो 2b है। ठीक है, तो ये आधा हो जाएगा b और b। ठीक है, तो उससे क्या हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अगर b/2 आता तो बट्टा वट्टा में थोड़ा सा लफड़ा रहता, लेकिन फिर भी सवाल हो जाता। लेकिन हमें इतनी कैलकुलेशन टाइम से बचना है भाई, टाइम को कम करना है। तो टाइम को कम करना है तो कुछ आसान ही मान लो भाई, मानना ही है तो कुछ ढंग का मानो ना, क्यों फालतू में बेकार मान रहे हो। तो देखो आगे, अब हम इसको क्या किस प्रकार से करेंगे। तो पहले तो मुझे आप इसका पेरीमीटर बताओ। इसका पेरीमीटर आएगा देखो a + a मतलब 2a और नीचे वाला 2b। तो इसका पेरीमीटर आएगा भाई 2a + 2b, और वो सवाल में दे रखा है 64। तो यहाँ से अगर मैं 2 का भाग दे दूँ तो मेरे पास में a + 2 कॉमन लेके मैंने भाग दे दिया, तो a + b बराबर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 32। तो मेरे पास में a + b का मान आ गया 32। ठीक है, अब मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूँ, या तो आप इसमें लगा लो या इसमें लगा लो, मैं इसमें लगा रहा हूँ। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो a का स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो b स्क्वायर को मैं इधर ले आता हूँ, तो मेरे पास में ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर मतलब 64। तो अब इसमें आप फॉर्मूला लगा दो, ये बन जाएगा a + b और a - b बराबर कितना दे रखा है 64। a + b का मान सवाल में 32 है, तो a - b का मान कितना हो जाएगा 2, तभी तो 64 आएगा। तो मुझे यहाँ से क्या पता चला कि जो a - b का मान है वो कितना है, 2 है। ठीक है, अब मुझे इसमें क्या चाहिए, मुझे चाहिए 1/2 भाई, एरिया निकालना है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट तो मेरे पास में 8 है। अगर मुझे बेस मिल जाए, बेस के लिए मुझे मान किसका चाहिए, b का मान चाहिए। तो एक काम करो आप, इसमें अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, दोनों को जोड़ने पर b से b तो कट जाएगा, a का मान आएगा। भाई मुझे a का मान चाहिए नहीं तो मैं निकालो क्यों, तो आप जोड़ने के बजाय घटा दो। अगर मैं इसमें से ये वाला घटाऊंगा तो ये माइनस और माइनस का प्लस बन जाएगा, और ये भी माइनस। तो a से a कट गया, b भी कितना हो जाएगा 2b,
बराबर 32 में से 2 घटेगा तो ये बन जाएगा 30, मतलब 2b का मान कितना आया 30, और मेरा बेस टोटल कितना है, मेरा बेस टोटल 2b है, ठीक है, और 2b का मान कितना है 30। तो एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना आ गया 30 इंटू हाइट कितनी आ गई 8, तो ये आ गया 120, और 120 ही सवाल का क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो मैंने मेथड से भी करना सिखा दिया आपको, और जो मेरा शॉर्ट ट्रिक है ट्रिपलेट से भी करना सिखा दिया, ठीक है, दोनों से मैंने आपको करना सिखा दिया। चलो एक सवाल और लेते हैं, बढ़िया सा अच्छा खासा सवाल। चलो आप तो अच्छा खासा सवाल देखो, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल लेंगे अगला। इन ए त्रिभुज ABC D and E are 2 points on AC and BC सच दैट DE लंबवत है BC के ऊपर, और ये आपको दिया गया है, पूछा है AC/CD। चलो देखो हम चित्र बनाते हैं। ये हमारा कोई त्रिभुज है, चलो जी भाई हमारा त्रिभुज है A B और C। D and E are 2 points AC and BC। AC के ऊपर कौन सा पॉइंट है D, AC के ऊपर है हमारा D पॉइंट, और फिर आगे इसमें बोला है कि BC के ऊपर कौन सा पॉइंट है E पॉइंट है, और DE है जो DE, मतलब जो ये DE आएगा, ये वाला पॉइंट है D, ये वाला पॉइंट है E, जो D है ये BC के ऊपर क्या लंबवत है, मतलब ये 90 डिग्री बनाएगा। अब आगे दिया हुआ है DE बराबर 18, मतलब ये वाली भुजा है 18, EC बराबर है 5, मतलब ये वाली भुजा कितनी है 5, और सवाल में 10 एंगल ABC मतलब इस वाले कोण का जो 10 है वो हमें दिया हुआ है 3.6, कितना दिया हुआ है 3.6, और पूछा है AC/CD हमसे पूछा है। तो चलो भाई ऑप्शन भी दिए हुए हैं इस सवाल में, तो देखो ऑप्शन के अंदर BC और CE है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कौन कौन सी भुजा है BC और CE, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या दिमाग लगा सकते हैं भाई, इसमें हम केवल इतना सा दिमाग लगा सकते हैं सवाल को देख के कि भाई ये वाली भुजा 18 है, ये वाली 5 है, अगर मैं ये एंगल निकालना चाहूँ तो ये एंगल कैसे निकलेगा। देखो इसके सामने वाला लंब और ये वाला बच गया वो आधार, ये वाला कर्ण, तो लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा होता है, तो मैं tan निकाल रहा हूँ, tan DCE। तो यहाँ पे देखना tan कौन सा एंगल ले रहा हूँ मैं DC और E, ये वाला एंगल है, इसमें tan लगा रहा हूँ, वो होता है लंब बटे आधार। लंब आपको दिया हुआ है 18, आधार आपको दिया हुआ है 5, तो भाग जाएगा 3 बार, फिर बचेगा कितना 3, वो जाएगा 6, 3.6 आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो tan एंगल ABC है वो 3.6 है, और tan एंगल DC है वो भी 3.6, तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या बराबर है। अगर ये बराबर है तो इनके जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो भी क्या हो जाएगी आपस में बराबर हो जाएगी, मतलब AB इस CA के क्या बराबर है। अगर ये बराबर हो गई तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो त्रिभुज ABC है, अतः यहाँ पे त्रिभुज जो ABC है ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है। क्या है आइसोसेल्स ट्राइंगल, इसका मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो मैं इसकी हाइट खींच सकता हूँ, और जो ये हाइट होगी यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, और यहाँ पे आप कुछ भी पॉइंट मान लो, AM मान लो, कुछ भी अपने हिसाब से। तो अब मुझे बताओ अगर ये हाइट हो गई तो ये BC को 2 बराबर भागों में बांटेगी। भाई ये जो AM होता है ये हाइट भी होती है, मीडियन भी होती है, बाइसेक्टर भी होता है, सब कुछ ही होता है समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर, ठीक है। तो ये BC को क्या करेगी 2 बराबर भागों में बांटेगी, तो मैं बोल सकता हूँ BM और CM क्या बराबर है। तो आप लिखो BM बराबर जो MC है, BM बराबर MC, तो BM बराबर MC आ गया हमारे पास में। इतना सा हमने निकाल लिया कि ये आपस में क्या है बराबर है, ठीक है। अगर ये बराबर आ गया तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मुझे निकालना है किस किस के अंदर संबंध निकालना है, रेशियो किस किस का निकालना है, CE और BC का। तो देखो CE और BC कहाँ पर है, BC मतलब टोटल BC। तो मैं एक काम करता हूँ कि इस वाले त्रिभुज को AMC ये पूरा बड़ा वाला और ये छोटा वाला DEC, इसको क्या कर देता हूँ सिमिलर कर देता हूँ, तो मेरे पास में भुजाओं का रेशियो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, भुजाओं का रेशियो आ जाएगा। तो देखो सिमिलर करते हैं, ये पूरा ले रहा हूँ मैं AMC, तो आप लिखो AMC सिमिलर होगा किसके, सिमिलर होगा DEC के, DEC के। आगे त्रिभुज का साइन भी लगा लेना, त्रिभुज है, ठीक है, ट्राइंगल है।
अब ये सिमिलर होगा कैसे, तो देखो इसके अंदर ये वाला 90 डिग्री है और इसके अंदर ये वाला 90 डिग्री है, तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल एम बराबर एंगल ई बराबर कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री आ गया हमारा। और कौन सा दिया हुआ, और जो ये एंगल सी है ये वाला पूरा बड़े वाले त्रिभुज में भी है, इस ए एम सी में, और डी ई सी में भी क्या है, एंगल सी है। तो ये एंगल सी दोनों में बराबर है। क्या है, एंगल सी बराबर एंगल सी दोनों में क्या है, बराबर है, मतलब कॉमन है। कॉमन है तो भाई बराबर होगा, कॉमन एंगल है दोनों में। इसका मतलब मेरे पास में दो कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। तो मैं बोल सकता हूँ कि डबल ए नियम से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। डबल ए नियम से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, त्रिभुज ए एम सी त्रिभुज डी ई सी की क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अगर ये आपस में समरूप हो गए तो इनकी जो संगत भुजाओं का जो रेशियो है, अनुपात है, वो भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो लेते हैं इनका रेशियो। देखो मैं पहले ले रहा हूँ इस 90 डिग्री के सामने वाला मतलब भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी, ए सी। तो यहाँ पे आएगा ए सी बटे, इसमें 90 डिग्री के सामने कौन सी है, सी डी, तो ये आएगी सी डी, और ये बराबर होगा। अब मैं ले रहा हूँ जो ये एंगल कॉमन है, कॉमन इस सी के सामने वाली भुजा बड़े वाले त्रिभुज में ए एम, तो इसमें हो जाएगी ए एम बटा छोटे वाले त्रिभुज में डी ई है, तो छोटे वाले त्रिभुज में डी ई बराबर होगी। तीसरा एंगल कौन सा बच गया, तीसरा ये वाला एंगल बच गया यहाँ पर, तो ये वाला और यहाँ पर ये वाला। तो बड़े वाले त्रिभुज में इस एंगल के सामने वाली भुजा कौन सी है, एम सी, तो ये आ जाएगी एम सी बटे इस वाले में कौन सी है, देखो ये वाला, इसमें ई सी, तो ये आ जाएगा ई सी लिख लो या सी ई लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे देखो ये तो निकालना है सवाल में, ए सी अपॉन सी डी का मान तो हमें क्या करना है, निकालना है। तो इसको तो आप छेड़ो ही मत, ठीक है। और देखो ये एम सी और सी ई, तो हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे आप थोड़ा सा ऑप्शन में गौर करना, इसमें कौन कौन सी भुजा दे रखी है, बी सी और सी ई। कौन कौन सी भुजा दे रखी है, बी सी और सी ई, मतलब सी ई तो काम में आएगी, ये ए एम और डी कहीं पर भी काम नहीं आएगी, तो इनको हटा दो। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसमें और इसमें ले रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ए सी अपॉन सी डी बराबर, यह आएगा एम सी बटे सी ई, यह आ गया। ठीक है, अब देखो एम सी और बी एम आपस में क्या है, बराबर है। अगर ये बराबर है, एम सी और बी एम आपस में बराबर है, तो पूरी बी सी की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। भाई ये बी एम है, ये बी सी की पूरी आधी है, और ये सी एम है, ये भी बी सी की क्या आधी है। तो मैं ये सी एम को क्या लिख सकता हूँ, बी सी का आधा, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन सी डी बराबर, एम सी को क्या लिख देता हूँ मैं, बी सी बट्टे 2, और ये सी ई नीचे है, पढ़ाइए। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या आ गया, उत्तर आ गया। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो बी सी अपॉन 2 सी ई, ये पहला ही ऑप्शन हमारा क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर है नंबर 1। कौन सा ऑप्शन है, नंबर 1 ऑप्शन है। ठीक है, तो ये सवाल तो बिल्कुल लल्लू सा था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, एकदम कचरा सवाल था ये तो। अगर हम इसको दूसरे तरीके से भी अप्रोच करें, किसी बच्चे को यहाँ पे ये सिमिलरिटी लगाना अच्छा नहीं लग रहा है, पसंद नहीं आ रहा है कि भाई ये सिमिलरिटी नहीं लगानी मुझे, तो ये सिमिलर लगाना ही नहीं है, मुझे किसी और तरीके से करके बताओ, तो उसके लिए भाई मेरे पास में दूसरा इलाज भी है। वो दूसरा इलाज क्या है, वो दूसरा इलाज भी देखते हैं। देखो नया त्रिभुज बना लेते हैं हम। देखो ये हमारा कौन सा था, त्रिभुज था भाई ए बी सी, और यहाँ पर ये हमारा पॉइंट था डी, और ये था ई, और ये हमारा कौन सा हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। मतलब ये दोनों आपस में क्या बराबर है, तो ये भी क्या हो गई, हाइट हो गई। ठीक है, सिमिलरिटी नहीं लगा रहा हूँ, बाकी सारा तो हमें वही करना है, केवल सिमिलरिटी के जगह हम कोई दूसरा मेथड काम में ले रहे हैं। देखो तो ये वाला हमारा मिड पॉइंट हो गया, इसको क्या माना था हमने, एम माना था ना, ये एम हो गया। ठीक है, और ये समद्विबाहु त्रिभुज है, हमने सिद्ध कर ही दिया था ऊपर। तो अब मैं एक काम कर रहा हूँ, इस वाले एंगल को थीटा मान लेता हूँ। कितना है, थीटा। अब मैं पहले तो इस बड़े वाले त्रिभुज में थीटा लगा देता हूँ, फिर छोटे वाले त्रिभुज में थीटा। तो देखो थीटा मुझे दिया क्या है, मुझे डी ई का मान दे रखा है। किसका मान दे रखा है भाई, डी ई का मान दे रखा है। वो कितना दे रखा है, वो सवाल में आपको 18 दे रखा है। डी ई का मान कितना दे रखा है, सवाल में 18 दे रखा है। तो मुझे यहाँ से एक बात बताओ, अगर भाई आपको डी ई दे रखा है और कौन सा दे रखा है,
और आपको ई सी भी दे रखा है, ये डी ई आपको दे रखा है 18, ये लंबवत है भाई, और ई सी आपको दे रखा है 5, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखो थीटा के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार, तो लंब बट्टे आधार मेरे पास में क्या आएगा, टेन थीटा आएगा, टेन थीटा। लेकिन टेन थीटा से आप मुझे बताओ कुछ मिलेगा क्या? भाई मुझे निकालना है ए सी अपॉन सी डी का मान, ये ए सी पूरी है और ये सी डी इतनी है, तो ये वाली भुजा तो कहीं काम ही नहीं आई। ए सी अपॉन सी डी निकालना है तो ये तो कहीं पर भी काम नहीं आई भाई, कैसे निकालूंगा? तो टेन थीटा से तो ये भुजा कहीं पर भी काम नहीं आएगी। टेन थीटा से कौन कौन सी भुजा काम आएगी, एक तो लंब आएगा, एक आधार आएगा, तो इस वाली भुजा का तो कोई रोल ही नहीं रहा, तो टेन थीटा निकालना यहाँ बेवकूफ़ी होगी। अब मैं बात करता हूँ, अगर मैं साइन थीटा निकाल लूँ, साइन थीटा में आता है लंब बटे कर्ण, तो ये लंब काम में आएगा और ये कर्ण काम में आएगा। चलो ये तो हमें निकालना है, तो ये कर्ण तो काम में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस लंब का मैं क्या करूँगा, इसका तो मेरे पास में कोई जुगाड़ नहीं है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, कोस थीटा निकालूंगा। तो कोस थीटा में एक तो कर्ण आएगा और आधार आएगा, फिर आधार से हमारा काम बन जाएगा। सी ई ऑप्शन के अंदर दे रखा है, तो हमें ये वाला काम में लेना पड़ेगा। तो मैं इसमें निकाल रहा हूँ कोस थीटा। कोस थीटा बराबर, पहले छोटे वाले त्रिभुज में निकाल लेते हैं कोस थीटा। तो कोस थीटा होता है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार कितना है मुझे बताओ, इसमें आधार है सी ई, वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ मैं, सी ई, और कर्ण कितना है, कर्ण है सी डी, कर्ण है सी डी। अब मैं बड़े वाले में अगर कोस थीटा निकालूंगा तो वो बराबर आएगा, देखो कोस थीटा, तो ये सामने वाला तो क्या हो गया, लंब हो गया जी। अब इसमें हमें चाहिए आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा एम सी, तो ये आधार हो गया एम सी अपॉन कर्ण क्या हो जाएगा बड़े वाले में, ए सी, क्या हो जाएगा, ए सी, ठीक है। अब हमें मान निकालना है ए सी अपॉन सी डी, तो एक काम करो, ए सी को इधर ले जाओ, सी को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन सी डी बराबर आ जाएगा एम सी अपॉन सी ई, ठीक है। अब ये एम सी यहाँ से यहाँ तक है और ये मिड पॉइंट है, तो बी सी की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे एम सी को क्या लिख सकता हूँ, बी सी बटे 2 और ये सी ई, और यही हमारा पहला ऑप्शन है, ठीक है। तो इस सवाल को हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर किसी को सिमिलरिटी लगाना अच्छा नहीं लग रहा है तो वो ऐसे कर सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हमारा आंसर आना चाहिए बस, और कोई तकलीफ़ नहीं है, ठीक है। तो एक सवाल के 2-3 मेथड आने चाहिए, ताकि आप अगर कोई मेथड भूल भी जाए तो आप दूसरा काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो चलो एक सवाल और करते हैं, फिर आज की क्लास हम इतनी रखने वाले हैं, काफ़ी लंबी हो गई है ये क्लास भी। चलो एक सवाल और करते हैं, अच्छा खासा सवाल करेंगे। देखो इस सवाल का मुझे एक और मेथड याद आ रहा है, तो मैं इसको ऑप्शन से करना भी बता देता हूँ। ऑप्शन से हम इस सवाल को कैसे करेंगे, ये 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए थे, पहला ऑप्शन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए थे और ये हमारा डायग्राम है। तो इसको हम ऑप्शन से कैसे करेंगे, किसी के दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा लेकिन थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाएगा तो वो कैसे इस सवाल को करेगा। देखो सवाल में हमसे क्या पूछा है, ए सी अपॉन सी डी पूछा है, क्या पूछा है, ए सी अपॉन सी डी, यही तो पूछा है। अब ए सी देखो कहाँ पर है, ए सी क्या है और सी डी, तो ए सी जो है वो बड़ी भुजा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो ए सी है वो क्या है, बड़ी भुजा है। ध्यान से समझना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ए सी क्या है, बड़ी भुजा, और ये सी डी क्या है, छोटी भुजा है। भाई ए सी की तुलना में तो सी डी क्या है, छोटी है ना, तो देखो छोटी भुजा, तो ये क्या है, छोटी भुजा, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर बड़ी में अगर मैं छोटी का भाग दूंगा तो जो मान आएगा वो 1 से तो बड़ा ही आने वाला है। भाई जो भी मान आएगा ए सी अपॉन सी डी का वो 1 से बड़ा आएगा। भाई जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा का भाग दे रहे हैं तो 1 से तो बड़ा ही आएगा। ए सी के अंदर अगर मैं सी डी का भाग दूंगा तो जो मान आएगा वो 1 से बड़ा आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप दूसरा सवाल कर लेना, इसको छोड़ो, गोली मारो, ठीक है। जिनको समझ में आ रहा है, जो थोड़े से स्मार्ट बच्चे हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। जो एवरेज बच्चा है वो इस मेथड को समझना चाहिए तो समझ भी सकता है, और नहीं समझ में आ रहा है तो ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत है नहीं। देखो इससे पहले भी मैं आपको 2 मेथड बता चुका हूँ, आप उस पर फोकस करें। तो अब मुझे बताओ ए सी अपॉन सी डी का मान क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ इस वाले ऑप्शन को। भाई ये वाला तो हमारा आंसर हमें पता है, ठीक है, इसको आप 1 मिनट के लिए छोड़ दो, मैं इस वाले को चेक कर रहा हूँ। इसमें लिखा है 2BC अपॉन CE, तो देखो BC और CE, 2BC, अगर मैं BC को CE से भाग करूं
तो मुझे बताओ कितना आएगा, 1 से बड़ा आएगा। बी सी को अगर मैं सी ई से भाग करूं तो कितना आएगा, 1 से बड़ा आएगा, लेकिन मैंने उसको 2 से गुणा कर दिया, और तो 2 से गुणा करूंगा तो इसका मान 2 आ जाएगा, या फिर 2 से बड़ा आएगा, मैं इतना बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अगर 2BC/CE का मान 2 से ज़्यादा है तो मैं इसका उल्टा कर दूं, इसका देखो उल्टा, CE/2BC, CE/2BC, तो इसका उल्टा कर दूं, ये वाला मान 2 से ज़्यादा है तो उल्टा करूँगा वो मान तो 2 से ज़्यादा क्या, जैसे इसका मान चलो मान लो 2 आ गया, तो इसका उल्टा करूँगा तो कितना आएगा, 1/2। तो ये तो भाई 1 से कम ही आने वाला है, आएगा या नहीं आएगा। इसका मान 2 से ज़्यादा है तो इसका उल्टा करूँगा वो तो 1 से कम ही आएगा, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं, 2CE/BC। तो देखो CE/BC पूरी लाइन है, तो मुझे बताओ ये CE है, ये CM से तो छोटी है। अगर मैं CM का दुगना करूं तो मेरे पास में BC मिल जाएगा। भाई ये मिड पॉइंट है ना BC का, तो अगर CM का अगर मैं दुगना करूं तो मेरे पास में क्या आएगा, BC आएगा। लेकिन इसने क्या किया, CE का दुगना किया, इसका मतलब कि ये BC तो नहीं आएगा, BC से कम ही आएगा। CM का अगर मैं दुगुना करूं तो मेरे पास में क्या आएगा, BC आएगा। लेकिन इसने CE का दुगुना किया, इसका मतलब इसके पास में BC तो नहीं आएगा, BC यहाँ पर आ जाएगा। CM से कोई बड़ी लाइन आ जाएगी लेकिन BC से तो छोटी आने वाली है। ध्यान से सुनना है इस लाइन को, फिर से बोल रहा हूँ मैं, CE है ये CM से छोटी है। ठीक है, और जो BC है वो CM को 2 से गुणा करने पर प्राप्त होती है। इसका मतलब CE को अगर मैं 2 से गुणा करूँगा तो वो लाइन BC से छोटी मिलने वाली है। इसका मतलब कि ये वाली भुजा क्या है, छोटी है, और ये बड़ी है, तो छोटी में बड़ी का भाग देंगे वो हमेशा 1 से कम ही आने वाला है। तो इसका मान भी 1 से कम है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता। हमारे पास में केवल एक ही ऑप्शन बचा, वो वाला ये। अब इसको भी देख लेते हैं, देखो BC/2CE, तो CE का मैं दुगुना करके BC में भाग दे रहा हूँ, तो सीधी सी बात है ये वाली भुजा बड़ी है और ये वाली छोटी है, तो ये हमारा मान 1 से बड़ा आ जाएगा। भाई इसका मान 1 से छोटा आया था तो इसका उल्टा करने पर जो आएगा वो मान 1 से बड़ा आ जाएगा, और 1 से बड़ा आने पर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑप्शन से भी अप्रोच करना सिखा दिया। अब हम एक नए सवाल की बात करते हैं, वो आज की क्लास का आखिरी सवाल रहेगा। चलो देखो, बड़ा खूबसूरत सा सवाल है। ABC इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है ABC। चलो अच्छी बात है, ये सवाल में दे ही दिया, समद्विबाहु त्रिभुज है। आगे इसमें बोला है बेस BC। चलो साथ के साथ हम डायग्राम भी बना लेते हैं। देखो ये वाला हमारा डायग्राम रहेगा। क्या बोला है, ABC इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल, मतलब A B और C। इसके बाद में बोला है बेस BC बराबर 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब BC क्या है, बेस है जो कितना है, 12 सेंटीमीटर है। चलो टोटल 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, देयर इज ए रेक्टेंगल G। रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत है, कौन सा आयत है, GHED। इनसाइड द ट्राइंगल, त्रिभुज के अंदर ही है। हुज बेस इज GH ऑन साइड BC, जिसका जो बेस है वो BC के ऊपर स्थित है, मतलब BC तो यही है। तो बना लेते हैं, देखो ये G हो गया हमारा, और यहाँ पे बना लेते हैं तो ये H हो गया। आप डायग्राम पे मत जाना, सही नहीं बनाया, थोड़ा सा इधर ये ज़्यादा छूट गया, थोड़ा सा ये ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया। ठीक है, तो आप इस पे मत जाना। अब आप मुझे बताओ, इसके अंदर GH तो हमारा हो गया BC। आगे बोला है HE बराबर 6 सेंटीमीटर। तो देखो ये वाला H है तो ये वाला E हो जाएगा, और ये दिया हुआ है हमें 6 सेंटीमीटर। और आगे इसमें बोला है F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। F मिड पॉइंट है भाई, तो ये मिड पॉइंट हो गया। तो अगर मैं इससे मिलाऊंगा तो ये मिड पॉइंट हो गया, तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, ये F क्या है, मिड पॉइंट है, 90 डिग्री बन जाएगा। अब अगर ये आयत है, अच्छा GHE, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा D। भाई GHED हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। चलो इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब आपको चित्र पूरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ, आगे इसमें बोला है कि इफ़ AF बराबर 24 सेंटीमीटर। जो ये AF है ये कितना है, 24 सेंटीमीटर है।
देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो आपको रेक्टेंगल का एरिया बताना है, आयत का एरिया बताना है। अगर आयत का एरिया बताना है तो वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो मुझे बताओ इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, लंबाई का पता नहीं है, चौड़ाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब मुझे लंबाई मिल जाए तो मैं इसका एरिया आसानी से निकाल सकता हूँ। और मुझे सवाल में दे रखा है कि BC कितना है, टोटल 12 है। अगर BC टोटल 12 है तो ये AF मिड पॉइंट है, तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 6 यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ये वाली भुजा हो जाएगी 6, मतलब टोटल 12 है तो 6 हो जाएगी। अब मुझे ये बताओ ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 6 है, अगर मुझे ये वाली साइड मिल जाए, ये वाली साइड मिल जाए तो मैं इसका डबल कर दूंगा तो ये वाली साइड भी आ जाएगी, तो मुझे टोटल मिल जाएगी। तो मुझे बताओ अगर मैं इसको थीटा मान लूँ तो एक काम करो, आप AFC और EHC को क्या कर लो, सिमिलर कर लो। सिमिलर कैसे हो जाएगा, देखो ये वाला 90 डिग्री है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री है। भाई ये आयत है तो ये 90 डिग्री बनेगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो इधर वाला भी 90 डिग्री होगा, अगर ये 90 डिग्री है तो इधर वाला भी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब आप इस वाले पूरे ट्रायंगल को, इसको और इसको क्या कर सकते हो, सिमिलर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, एक कोण 90 डिग्री है, दूसरा कोण क्या है, कॉमन है, तो इनकी जो संगत भुजाएं है इनका रेशियो क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। ठीक है, या तो आप सिमिलरिटी से कर लो, अगर उससे नहीं करना चाहो तो एक काम करो, ये वाला थीटा मान लो, अब इसमें टेन थीटा लगा दो। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो लंब आपको दिया हुआ है और आधार आपको निकालना है। ठीक है, तो एक वाली जो अननोन है उसमें और जो एक नोन है उसमें आप क्या कर दो, लगा दो। तो टेन थीटा लगाने पर मुझे क्या मिलेगा, देखो चलो मैं नीचे लिख देता हूँ। देखो टेन थीटा लगा रहा हूँ मैं दोनों में, टेन थीटा बराबर, छोटे वाले में लगाऊंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, लंब बटे आधार, लंब कितना है 6 बटे आधार कितना है CH, आधार है CH बराबर, अगर बड़े वाले में टेन थीटा लगाऊंगा AFC के अंदर तो वो मेरे पास में क्या आएगा, देखो लंब बटे आधार मतलब 24 बटे टोटल भुजा कितनी है 6, मतलब यहाँ से यहाँ तक 6 है ना, देखो ये 6 तो 24 बटे आएगा 6, 24 बटे 6। तो मुझे CH निकालना है तो CH बराबर कितना आ जाएगा 36 बटे 24, तो 12 से कट जाएगा, ये 12 या 36, 12 दूना 24, मतलब ये आ गया 1.5। तो मुझे यहाँ से CH का मान मिल गया, कितना मिल गया 1.5, मतलब ये वाली भुजा कितनी है, ये वाली भुजा है 1.5। टोटल अगर 6 है तो 6 में से अगर मैं 1.5 को घटा दूँ तो ये वाली भुजा कितनी आएगी, ये आ जाएगी 4.5। ठीक है, जो प्रोसेस मैंने इस तरफ की है, यहाँ पर इस पेन के इस तरफ मैंने जो प्रोसेस की है AFC और इस वाले ट्रायंगल में, इधर जो भी मैंने प्रोसेस की है अगर वही प्रोसेस मैं इधर करूँ, कैसे, देखो ये वाली भुजा कितनी है 6, ये वाली 24 है, ये वाली 90 डिग्री है, तो इस वाले त्रिभुज में और इस ABF के अंदर, टोटल के अंदर अगर मैं यहाँ पे ये निकालनी चाहूँ, BG निकालना चाहूँ तो वो कितनी आएगी, वो भी 1.5 आएगी। दोनों में टेन थीटा लगा दो, भाई ये भी क्या है, इसको आप कुछ और कोण मान लो, या ये भी थीटा है। ठीक है भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो इसमें भी वो प्रोसेस, ये वाली प्रोसेस लग जाएगी, जिसके कारण ये वाली भुजा कितनी आएगी, वो आएगी 1.5। अगर ये 1.5 आ गई और टोटल 6 तो ये वाली कितनी आएगी 4.5। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक टोटल ये इस त्रिभुज की ये कितनी आ गई, सॉरी त्रिभुज की क्या, ये जो रेक्टेंगल है, ये आयत है, इसकी ये वाली साइड कितनी आ गई 4.5, 4.5 टोटल कितनी हो गई 9, तो ये वाली साइड हो गई टोटल 9। तो लंबाई मेरे पास में 9 आ गई, चौड़ाई मेरे पास में 6 दे रखी है, तो इसका एरिया निकालने में भाई मुझे कौन सा जोर आ रहा है, एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड। तो ये कितनी है 9 इंटू ये कितनी है 6, तो कितना आ जाएगा 54, इसका आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 54 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखो भाई हमने कौन कौन से पढ़ लिए, हमने विषमबाहु त्रिभुज पढ़ लिया, और कौन सा पढ़ लिया हमने, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया, समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ लिया। अब हमारा बचेगा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो उसको हम अगली क्लास में करेंगे, किसको, समबाहु त्रिभुज को। ठीक है, तो आज वैसे भी काफ़ी लंबी क्लास हो गई है,
और मैंने आपको इतना बढ़िया समझाया है, समझाने में कहीं पर भी कोई मतलब कसर नहीं छोड़ी है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक ना समझ में आए तब तक देखिए, ठीक है भाई। सामने वाला जब तक ना माने तब तक हम उसके पीछे रहते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये मैथ है, जब तक ना समझ में आए तब तक पीछे पड़े रहो, एक ना एक दिन तो आएगी भाई। सामने वाले का तो पता नहीं हाथ आए या नहीं आए, लेकिन ये मैथ है, ये तो आएगी, ठीक है, अगर इसके पीछे पड़ गए तो मेरा तो बस इतना सा कहना है, फिर आपकी मर्ज़ी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप ख्याल रखिए अपना और प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता दीजिए, आपकी प्रॉब्लम का बिल्कुल सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगली क्लास हमारी किसके ऊपर होगी, वो होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर, समबाहु त्रिभुज के ऊपर। तो तब तक के लिए भाई टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश मैथ्स पर, और लोगों को बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो अब तक। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।